स्वागत है आपका निधि एकेडमी पर। आज हम लोग शब्दावली में करने वाले हैं वर्तनी शुद्धिकरण। और वर्तनी शुद्धिकरण का दूसरा सेट आज हम लोगों को करना है। इससे पहले हम सेट नंबर 1 कर चुके हैं, चलिए देखेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी से रफ कॉपी निकाल लीजिए और जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती जा रही हूँ तो मेरे साथ आपको शब्दों को लिखना है। वर्तनी का अभ्यास इसी तरह से हम करेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे आपको शब्दों को लिखना है। शब्द मैं आपको याद रखना सिखाऊंगी। अगर वह शब्द किसी दूसरी विधि से बना हुआ है, अगर हम उससे याद रख सकते हैं तो वो भी मैं यहाँ पे साथ के साथ बताऊंगी। तो आप लोग रफ कॉपी पे मेरे साथ साथ करेंगे। शब्द हमारे सामने हैं अनुदित और अनुदित। ये दो शब्द हमें एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ध्यान देना, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। दोनों ही तरीके से लिखा हुआ ये हमारा सही है। अब दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। अनुदित, जब इस पर बड़े ऊ की मात्रा आएगी तो ये शब्द, इसका अर्थ हो जाता है अनुवाद किया हुआ। यानी जब हम किसी चीज का अनुवाद करते हैं तो उस अनुवाद किए हुए को कहते हैं कि यह अनुदित है, यानी इसका अनुवाद किया गया है। और जब शब्द हम लिखते हैं अनुदित, जिसमें छोटी ऊ की मात्रा हम लिखते हैं, तो उसका अर्थ हो जाता है जो कहा नहीं गया है, यानी अकथनीय, जिसे कहा नहीं जा सकता है, कहा नहीं, कहने योग्य नहीं है, जो तो अकथनीय, उसे कह देते हैं कि यह अनुदित चीज है, यानी कहने योग्य नहीं है। तो इस तरह से ये दो शब्द बनते हैं आपके, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम जब याद रखेंगे अनुदित तो इसका मतलब हो जाएगा जो कहने योग्य नहीं है, और जब हम कहेंगे अनुदित तो इसे हम याद रखेंगे जिसका मतलब है अनुवाद। अब आप कहेंगे मैम भूल सकते हैं, याद करने का कोई और तरीका हो सकता है क्या? तो आप इन दोनों को, क्योंकि आपने जान लिया कि एक अनुदित का मतलब हो गया अनुवाद और एक का मतलब हो गया जो कहा न जा सके या कहने योग्य नहीं है, तो हम याद कैसे रखें कि कौन सा किसका है? तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हम किसी चीज का अनुवाद करते हैं तो अनुवाद अक्सर बड़ा हो जाता है, और अनुदित, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है तो अनुवाद बड़ा हो जाता है, बड़े ऊ की मात्रा। तो इस तरह से आप दोनों को याद भी कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे शब्द आगे शब्द है हमारा कैलाश। ध्यान दीजिएगा, ये कैलाश शब्द है। अब कैलाश शब्द हम ऐसे भी लिखते हैं जो हमारा किस में लिखा जाता है, संस्कृत में, ठीक है। ये कैलाश, इसे हम तत्सम रूप मानते हैं, ये हमारा तत्सम रूप है इस समय, ठीक है, इस तरह से। तो हम जब लेखन करते हैं तो हमारा ये भी सही होता है और ये हमारा आ जाता है तद्भव रूप, ठीक है, इस समय। पर हमारी परीक्षा में जो पूछा गया है प्रश्न और उसमें जो सही किया गया, उसके अनुसार आपको कैलाश इस तरह से लिखना होता है। यानी रूप तो दोनों ही सही हैं हमारे, ये संस्कृत में, ये अब हिंदी में हो गया है। पर जब वर्तनी में हमसे पूछा गया है तो जो आयोग ने अभी तक आंसर दिया है तो उसमें हमारा ये कैलाश, जिसमें हम दंत स वाला प्रयोग करते हैं, ये वाला हमने सही माना है। तो इसको सही, जब दो विकल्प यानी विकल्प में ये दोनों आ जाते हैं तो आप इसको सही मानते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरे दृष्टिकोण से ये दोनों ही सही हैं। अब आयोग को ये समझना होगा कि ऐसे प्रश्न रखने से वो बचे, क्योंकि ऐसा प्रश्न तो वो प्रश्न करने वाला भी नहीं उत्तर उसका सही दे सकता कि जब आपको शब्दकोश में ये भी सही दिखे और ये भी सही दिखे, आपको किताबों में दोनों ही सही दिखें, ऐसी स्थिति में आपका एक नंबर हमेशा खतरे के घंटी बजा देता है, यानी कि आप कौन सा चुनाव करें। तो आयोग को इस तरह का प्रश्न नहीं रखना चाहिए। कोई एक रखे, तत्सम तद्भव के आधार पे पूछ ले, या ये पूछ ले, उसमें रूप दे दे कि निम्न में से तद्भव रूप शुद्ध कौन सा है या तत्सम रूप शुद्ध कौन सा है, इस तरह से पूछ ले तो भी हमें इसकी पहचान हो जाएगी, ठीक है। आगे शब्द है हमारा अंतः कथा। जो अंतः कथा का अर्थ आ जाता है जो अंतर मन की कथा होता है, या कहें हमारे मन में जो चल रहा है उस बात को कहना अंतः कथा कहलाता है। इसे आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। शब्द है हमारा अंतः, ठीक है, अंतः यानी अंदर का, और फिर शब्द है कथा, दोनों को हमें सिर रेखा से जोड़ देना है, शब्द हमारा बन जाएगा अंतः कथा। इसमें एक जो त्रुटि कभी आ जाती है, त्रुटि जो क्या कहें, विकल्प में कई बार जो अंत है ऐसे लिखा हुआ आ जाता है अंतः कथा। तो अगर आपका विकल्प में, अब सही तो ये भी है, लेकिन अगर आपको विकल्प में ये अनुस्वार वाला और एक ये न वाला ऐसे दिखे तो आपको हिंदी के वर्तमान स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इसे कट करना है, ये वाला सही करना है, ठीक है। तो जो बिंदी वाला है उसे हम पंचमाक्षर का रूप टंकन विधि में
समझने के अनुसार जो हमें मान्यता दी गई है उस अनुसार हम रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम अंतः कथा ये सही करेंगे। आगे शब्द है हमारा अकृत्रिम। ध्यान देखेंगे, अकृत्रिम, कृत्रिम शब्द में हमने अ उपसर्ग जोड़ा है। तो अ उपसर्ग जोड़ा हमने किसमें? कृत्रिम शब्द में। कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी, अ माने अ नहीं। तो जो बनावटी नहीं है अर्थात जो प्राकृतिक है, तो अकृत्रिम प्राकृतिक का रूप हो जाता है। तो ये हमारा शब्द हम लिख सकते हैं अकृत्रिम। तो बहुत ही सरल है, कृत्रिम भी आराम से लिख पाते हैं, उसी में अ लगाना है, बन जाएगा शब्द, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा अनुसरण। अनुसरण कहते हैं जब हम किसी को फॉलो करते हैं। आज की भाषा में अगर कहें तो किसी के पीछे पीछे चलना, यानी किसी को फॉलो करना अनुसरण कहलाता है। तो यानी किसी भी व्यक्ति को देखकर उसके जैसे काम करना या उसके जैसे बनने की कोशिश करना अनुसरण कहलाता है। अब इसमें क्या गलती हो जाती है, हमारा एक शब्द होता है शरण, ठीक है। इस शरण का मतलब होता है चरण से, ठीक है, शरण। तो कई बार हम गलती ये कर देते हैं कि वो जो अनुसरण शब्द है तो उसमें हम तालु श लगा देते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसका मतलब है पीछे पीछे चलना, यानी किसी व्यक्ति के पीछे पीछे या उसे देखकर सीखना। तो वो अनुसरण जिसमें हमारा दंत स आएगा वही सही होगा। तो आपको ये याद रखना है, ये वाला सही होगा, इसे हम नहीं लगाएंगे। ये शरण में यहाँ सही है, जब इसे शरण लिखा जाएगा यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ ये अनुसरण है, इसमें दंत स रहेगा। ये हमें याद रखना है, इस पे फोकस रखिएगा, यही आपकी परीक्षा में गड़बड़ करता है। आगे शब्द है हमारा अमावस्या। अब देखेंगे यहाँ पे शब्द है अमावस्या। अमावस्या शब्द को लिखने के लिए अब ये इसका अर्थ क्या है, तो जिस रात में चंद्रमा नहीं निकलता पूरी तरह से अंधेरा रहता है, उस रात को अमावस्या कहते हैं, ठीक है। अब इसे लिखने के लिए आप आराम से देख सकते हैं कि ये शब्द दिया है अमावस्या, दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। जब कोई शब्द आपको लगे कि हम नहीं पता चल रहा कि किस विधि से बना है, किससे नहीं बना है, कैसे बन रहा है, और अगर वो बड़ा है तो आप उसे टुकड़ों में तोड़कर याद कर लो। तो हम इसे याद रखेंगे अमा, ऐसे अमा और फिर वश्या ऐसे करके। तो ये शब्द बन गया हमारा अमावस्या और हमको लिखना आसान हो जाएगा। शब्द है हमारा अपहनुति। अपहनुति शब्द का अर्थ होता है छिपाना, छिपाव, किसी चीज से छिपाव। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे इस शब्द को। शब्द है हमारा अपहनुति। अब हम इसे ऐसे भी लिखते हैं अपहनुति। तो ये जो आपका यहाँ बना हुआ है ये क्या है, ये वाला हिस्सा है, यानी ह आधा है, उस ह में हमने न जोड़ा और उसमें उ की मात्रा लगाई, तब हमने ये अपहनुति लिखा इस तरह से। तो आपको परीक्षा में दोनों रूप में मिलेगा, या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, दोनों ही सही हैं। दोनों एक साथ विकल्प में मतलब नहीं मिलेंगे। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक विकल्प में ये वाला रूप आ रहा है, एक विकल्प में ये वाला रूप आ रहा है, तो फिर कौन सा सही करेंगे? तो ध्यान देना, फिर आपको यही सही करना होगा क्योंकि इसको मानक रूप कहा जाता है, ठीक है। तो ये मानक रूप है तो ये वाला सही रहेगा। अपहनुति मतलब छिपाना, छिपाव। आगे शब्द है हमारा अध्ययन। अध्ययन शब्द को अगर हम देखें तो इसमें संधि हुई है, ये बना है हमारा अधि प्लस अयन से। इसमें यण संधि हमारी हो गई है, ये ई किस में बदल जाता है, य में बदल जाता है, ठीक है। अ इस य को पूरा करेगा, जो य बदलेगा, बचा हुआ यहाँ पे ये टुकड़ा और बचा हुआ आधा ध और ये शब्द, तो शब्द बन गया हमारा अध्ययन, ठीक है। संधि तो आपको देखते ही समझ में आ गई होगी। अगर मान लो आप में से किसी को नहीं समझ में आई है, लगा होगा कि मैम मुझे संधि बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। आपको मैं जो संधि है वो इस तरह से सिखाती हूँ कि आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाती है। तो उस तरीके से हम सीख लेंगे, ठीक है। जिनको आती है उन्हें तो पता ही होगा। शब्द है अब हमारा अगला आह्लाद। आह्लाद कहते हैं आनंद को, खुशी को, ठीक है। तो आह्लाद ये शब्द हम लिखेंगे ह हमारा आधा है, उसमें ल है पूरा, आगे शब्द दिया हुआ है। अब ये कैसे बना है, अगर इसको देखेंगे तो ये आधा ह और उसके बाद हमारा ल के ऊपर आ की मात्रा है, ठीक है। तो यह शब्द हमारा आह्लाद ऐसे बनता है। अब ये भी रूप सही है, ये भी रूप सही है। अगर दोनों विकल्प पे आएंगे तो मानक रूप ये होता है, इसको सही करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे। आगे शब्द है हमारा आतिथेय। आतिथेय शब्द की अगर हम बात करें तो यह शब्द बना है हमारा अतिथि शब्द में
जो हमारा अतिथि शब्द है इसमें हमने ए प्रत्यय जोड़ा है। ए प्रत्यय जोड़ने पर ये जो प्रथम अ है ये हमारा दीर्घ हो जाता है, आ हो जाएगा, ती आ जाएगा, थ के ऊपर का ई हटकर इस पे ए लग जाएगा, यह आ जाएगा। अब आपको पता है ना ये प्रत्यय लगने की विधि, तो जैसे हमने प्रत्यय लगाया है तो प्रत्यय लगने की विधि भी मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है। तो आप में से जिन लोगों को आती है प्रत्यय लगने की विधि उन्हें समझ में आ गया होगा कैसे देखते ही। अब इस अतिथि शब्द के बारे में भी देखें तो इसमें हमारा क्या है, उपसर्ग है और यहाँ पे हमारा तिथि। तो तिथि शब्द में इसमें जो मूल शब्द है अगर हम देखें आतिथेय शब्द में मूल शब्द हमारा क्या है तो वो है तिथि। अतिथि शब्द में हमने अ उपसर्ग लगाया और ए प्रत्यय जोड़कर हमने शब्द बनाया आतिथेय। और आतिथेय का मतलब हो गया मेजबान, जो अतिथि का सत्कार करता है। ठीक है, तो अतिथि ये तो हो गया अतिथि यानी मेहमान, और आतिथेय हो गया मेजबान यानी जो अतिथि का सत्कार करेगा, अतिथि की देखभाल करेगा। आगे आता है शब्द हमारा, शब्द है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा, चाहत। ठीक है, चाहना। तो हम इसे याद रखेंगे आकांक्षा इस तरह से करके, आ कांग ये अनुस्वार है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क होता है आधा और ये हमारा मूर्धा होता है श। तो ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, ये हमारे क्ष बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से शब्द हमारा आकांक्षा यानी चाहत, इच्छा, ये शब्द आ जाता है। आगे शब्द देखेंगे अट्टालिका। तो अट्टालिका को याद करना है, टुकड़ों में तोड़ लो। अट्टालिका जैसे कहते हैं ना गांव देहात में जो एक घर के ऊपर जो दूसरा कमरा बना दिया जाता था उसको अट्टालिका बोल दिया जाता है। ठीक है, अटारी जिसे कह देते हैं। और ये अट्टालिका तत्सम रूप है, इसका तद्भव अटारी हो गया है। ठीक है, तत्सम तद्भव में पूछा जाता है तो इसे याद रखेंगे हम अट्टालिका। अब ये अट्टालिका ऐसे भी आपको देखने को लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, ऐसे ये रूप ये भी हो सकता है, या फिर आपको ये आधा ट और फिर ट। ठीक है, इस तरह से अगर दोनों विकल्प आएंगे तो सही ये वाला होगा, याद रखिएगा। आगे शब्द है हमारा, अगला देखते हैं आधिक्य। शब्द है आधिक्य। आधिक्य का मतलब क्या हुआ, अधिक से भी अधिक, जिसमें अधिक से अधिक का भाव होता है, आधिक्य। ये शब्द बना है हमारा अधिक शब्द में हमने यह प्रत्यय जोड़ा है। ठीक है, तो नियम के अनुसार जैसा नियम काम करता है या प्रत्यय जुड़ने पर ये जो हमारा अ है ये दीर्घ आ में बदल जाता है और ये धी बचा हुआ क हमारा आधा रह जाता है, या इसे पूरा करता है यहाँ पे, या इसके साथ आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से शब्द बन जाता है आधिक्य। फिर मैं वही दोहरा दूं, जिनको प्रत्यय आता है वो समझ गए होंगे कि ये शब्द किस तरह से बन रहा है, और जिनको प्रत्यय नहीं आता है तो उन्हें प्रत्यय पढ़ने की आवश्यकता होगी, तभी उनको ये शब्द समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो वर्तनी शुद्धिकरण है, वर्तनी शुद्धिकरण में हमारे छात्र परेशान होते रहते हैं कि मैम ये सही नहीं होता, हमसे गलत हो जाता है। तो ये सही आपको उस दिन होने लगेगा जिस दिन आप शब्द निर्माण की चारों विधि, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनको अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो आधे से ज्यादा शब्दों में तो आप इनको देखकर और आराम से उसके सही शब्द को चुन सकते हैं। ठीक है, आगे शब्द है अंतरराष्ट्रीय। अब ये अंतरराष्ट्रीय शब्द दो तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे अनुस्वार बना है और यहाँ पे अनुस्वार नहीं बना हुआ है। तो आप जानते हैं कि दोनों ही शब्द हमारा सही है, लेकिन अगर दोनों आपके विकल्प में आ जाएंगे तो आपको ये वाला ही सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेखन में दोनों सही होते हैं, पर विकल्प अगर ऐसे आ जाए तो आपको अनुस्वार वाला सही करना है टंकण विधि के अनुसार। तो ये शब्द बन जाएगा हमारा। अब इसको लिखने का तरीका है, आप इसे ऐसे याद रखिए, अंतर और र के ऊपर ही आपका रेफ रूप चढ़ रहा है रा, और राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय तो आप अलग से लिख ही लेते हैं इस तरह से। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आता है हमारा अगला शब्द आच्छादन। आच्छादन की बात करेंगे। आच्छादन होता है वस्त्र के लिए, ठीक है, ढकना। तो हम यहाँ देख सकते हैं आच, आधा च है और फिर छादन। वैसे अगर हम देखें तो ये शब्द हमारा बना हुआ है संधि से। कैसे, इसमें हमारी व्यंजन संधि हुई है, आ का मेल हुआ है किससे, छादन से,
ठीक है। छादन का मतलब होता है ढकना, ठीक है, कोई चीज़ है उसे ढकना। और यहाँ पे अब छ का मेल अगर हमारा किससे हो रहा है, दीर्घ आ से हो रहा है, तो जब ये आपस में मिलते हैं तो च वर्ण का आगमन यहाँ हो जाता है। तो च वर्ण के आगमन आ जाने से आ और छ के बीच में आधा च लग जाता है और ये बन जाता है आच्छादन, मतलब वस्त्र, ढकने वाला कपड़ा, ठीक है। आच्छादन का अर्थ होता है ढकने वाला यानी कपड़ा। तो इस तरह से शब्द बन जाएगा आच्छादन, याद रखना है। आगे शब्द है हमारा शमशान। शमशान में याद रखिएगा आपको देखना है दो श आ रहे हैं, तो पहला श आधा रहेगा और फिर शान, और दोनों ही श हमारे जो हैं वो तालु श रहेंगे। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कई बार हम पहले इस श को भी पूरा कर देते हैं, इसको भी पूरा कर देते हैं, इस तरह से हमारे विकल्प में आता है। तो आपको अपने दिमाग में ये बैठाना पड़ेगा कि जब शमशान लिखेंगे तो इसमें श हमारा आधा होता है और ये हमारा पूरा होता है, ये वाला श, ठीक है। तो शमशान, इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। शब्द है उल्लंघन। उल्लंघन शब्द की बात करेंगे, इसमें भी व्यंजन संधि है। शब्द है हमारा उत प्लस लंघन, इससे बना हुआ है ये हमारा शब्द। तो व्यंजन संधि का नियम कहता है त का मेल ल से होने पर त स्वयं को ल में बदल देता है, तो यहाँ पे ल बदल जाएगा और लंघन शब्द इस तरह से आ जाएगा। तो ठीक है, ये संधि है हमारी, व्यंजन संधि हमारी ये हुई है, तो हम याद कर लेते हैं उल्लंघन शब्द। शब्द है हमारा उत्पाद। शब्द है उत्पाद। उत्पाद बहुत ही सरल शब्द है, यानी किसी भी, जैसे कहते हैं कि फसल का उत्पाद होना, कितना उत्पाद हुआ है कितना नहीं हुआ है, उस तरह से, ठीक है, उत्पाद। और वहीं पे दूसरा शब्द आता है उत्पात। उत्पात कहते हैं एक तरह से शैतानी करना, कि अरे बच्चों क्यों उत्पात मचा रहे हो। तो उत्पात ये भी सही रूप है और उत्पाद ये भी सही रूप है, दोनों सही हैं, ठीक है। शब्द है हमारा उन्नति। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो उन्नति शब्द है ये हमारा बना है उत प्लस नति से शब्द बना है। इसमें भी व्यंजन संधि हमारी हुई है। तो त का मेल पंचमाक्षर से जब होता है तो ये त अपने पंचमाक्षर न में बदल जाता है। तो अब यहाँ पे जो कुछ भी आया है ये उ आधा न और ये यहाँ पे शब्द, तो शब्द बन जाता है उन्नति। तो उन्नति शब्द में भी हमारी संधि है जिसमें हमारी व्यंजन संधि है, ठीक है। इस तरह से हम पहचान कर लेंगे इस शब्द की। अब आगे शब्द है हमारा उऋण। उऋण याद रखना है, ये उ है और ऋण यहाँ पे आ जाएगा, तो उऋण। उऋण का मतलब होता है जो ऋण से मुक्त हो गया हो, ठीक है। तो ऋण से मुक्त हो जाना उऋण कहलाता है। तो भी इस तरह से ये आपकी वर्तनी शुद्धिकरण है। वर्तनी शुद्धिकरण के पॉइंट को आपको यही करना है। अब आप लोगों ने ये देखे होंगे, जितने भी शब्द आज की क्लास में आप लोगों ने देखे, तो आपने रफ कॉपी पे लिखे। इनमें से देखिए कि कौन सा वाला शब्द ऐसा है जो आपको लेखन में गलत होता है। आप लोगों से जो गलत हो जाता है उसको आप रफ कॉपी पे एक बार पहले लिखिए। क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए कोई शब्द है आपका, सपोज करिए कि आपको आती थे आपसे लिखने में गलत हो गया, तो अब आपको क्या करना है, आप अपनी रफ कॉपी पे लिखिए आती थे, ठीक है। यहाँ पर देख कर लिखिए इसको और आराम से अब बैठकर इसको प्यार से देखना है और ये देखना है कि ये किससे बना है। या तो आप ये पता कर लीजिए कि अतिथि शब्द में ए प्रत्यय जोड़ने से इसका ये रूप आया है जो मैंने बताया। अगर वो नहीं समझ में आता है, मान लो आप कहें कि मैम नहीं वो चीज़ नहीं समझ में आ रही, कोई और तरीका क्या हो सकता है, तो तरीका ये हो सकता है कि जो शब्द आज इसमें से आपको सही लिख गए वो तो आपके हैं ही, लेकिन जिनमें गलती हुई है तो उनको आपको रफ कॉपी पे ऊपर लिखना है और आपको इसके ऐसे टुकड़े करने हैं। देखना है ये पहले आ, फिर ती और फिर थे। हम इन 3 टुकड़ों में इसको याद रखेंगे कि जब हम लिखेंगे आती थे, तो आप इसको ध्यान से रखो, आ फिर ती फिर थे, ठीक है, इस तरह से तो आपको याद होगा। फिर दोबारा से ध्यान से लिखो, आ फिर ती फिर थे, तो आती थे। इस तरह से आप इसको बार बार लिखो, 8-10 बार, कि ये इस तरह से सही करना है, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और फिर आपको जब भी कभी ये शब्द दिखेगा वर्तनी में कहीं पे भी विकल्प में, तो आपको समझ में आएगा। फिर आपको वही 3 टुकड़े आ ती थे जो आपने याद किया है वो याद आ जाएगा। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो इस तरह से याद करो, या फिर आपको पता ही है कि आती थे शब्द जब प्रत्यय लगाना आ रहा है, उपसर्ग लगाना आ रहा है, तो छोटे से शब्द से आपको तिथि लिखना आता है,
उपसर्ग आपको पता है, ए प्रत्यय आपको पता है, तो इनसे जोड़ के जो शब्द बनेगा वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप सीख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये थे आज की हमारी वर्तनी की क्लास। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।